सर आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम कई इम्पोर्टेंट सवालों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट कब कब हुई थी, यानी भारी वाली गिरावट कब कब हुई थी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात, आगे आने वाला फ्यूचर में क्या इस तरह की गिरावट हो सकती है, अगर होती है तो मार्केट कितना % तक गिर सकता है, स्टॉक मार्केट ओवरऑल ख़ासतौर से स्मॉल कैप और मिड कैप कितने % तक गिर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक सवाल ऐसा भी है कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में रिस्क लेना चाहिए या म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मतलब करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऐतिहासिक गिरावट कब कब हुई थी स्टॉक मार्केट में, तो मुझे लगता है कि इसको गिनवाना और इसको गिन गिन कर बताना कि भाई वो हुआ था, इस सन में हुआ था, इस महीने में हुआ था, बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा ही लंबा चौड़ा डेटा है। समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई साल ऐसे गुजरे हैं, कई सन ऐसे हैं पास्ट में जिसमें एक साल में कई बार स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है, जैसे कि 2007 में भी देखने को मिली थी। एक साल में सिर्फ 2007 के अंदर कई मरतबा गिरावट देखने को मिली थी। तो ऐसा सिर्फ 2007 में नहीं हुआ है, कई सालों में, कई सन में इस तरीके के मैटर देखने को मिले हैं। अगर भारी गिरावट की बात की जाए, फिर भी कुछ बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा जब मार्केट गिरी थी, ऐसे कुछ सिचुएशन है जब 2029 और 2030 के शुरुआत में, 2029 के लास्ट और 2030 के शुरुआत में मार्केट में गिरावट हुई थी। ये काबिले ज़िक्र है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद एक और गिरावट आती है 2008 की गिरावट, जो कि बहुत ही भयंकर थी अपने आप में। और वहाँ पर निफ्टी और सेंसेक्स की ख़ास तौर से बहुत ही बुरी हालत थी, लगभग 63 या 53% तक के गिरा था। ये चीज़ आप जाकर गूगल करके भी देख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी गिरावट जो आती है कोविड के टाइम पे भी जो गिरावट हुई थी, यकीनन बहुत ही पेनफुल गिरावट हुई थी। तो ये सारे मतलब ऐसे तारीख़ है इतिहास के अंदर जिसमें स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिरा था। अब बात आती है कि फ्यूचर में इस तरह का सिचुएशन होता है तो मार्केट कितना गिर सकता है, ये सवाल पूछा गया। तो मुझे लगता है कि ये सवाल थोड़ा मतलब मुझे अजीब लग रहा है। देखिए, मार्केट कितना गिर सकता है इसको हम और आप बिल्कुल ही कह नहीं सकते हैं कि कितना गिर सकता है। ये रीज़न के ऊपर डिपेंड करता है सर। देखिए, अगर मार्केट में कुछ ऐसा शॉर्ट रीज़न है, टेम्प्रोरी रीज़न है जिसकी वजह से गिरावट हुई, तो हो सकता है वो टेम्प्रोरी रीज़न मतलब हफ्ते, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए भी रह सकते हैं, 1 वीक 2 वीक के लिए भी रह सकते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए भी रह सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे लंबे समय तक के मार्केट गिरा रह जाए, मार्केट की बुरी हालत हो जाए, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। तो ये रीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी गिरावट होगी। जिस प्रकार के रीज़न होंगे, गिरावट उसी हिसाब किताब की होगी। कोविड के टाइम पे अगर मैं मार्केट की गिरावट की बात करूं रोज़ के हिसाब से, तो 889 इस तरीके के पॉइंट्स थे, कुछ 800 से ऊपर थे, लेकिन मतलब इस हिसाब किताब से रोज़ मार्केट में गिरावट हो रही थी। अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोच कर देखें कि जहां पर मार्केट रोज़ 800 मतलब पॉइंट्स के हिसाब से गिरे तो मार्केट की क्या हालत, क्या कंडीशन बनी रह जाएगी। वहीं पर अगर टेम्प्रोरी रीज़न की बात की जाए तो इलेक्शन आ गया, उसके बाद FII ने बिकवाली शुरू कर दिया, या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ही बिकवाली शुरू कर दी, अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगा। कुछ और भी छोटा बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अगर मार्केट में गिरावट होती है। तो ये सब ऐसे मतलब मैटर्स हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा की गिरावट नहीं हो सकती है। अच्छा, कुछ देर के लिए अगर मान ले कि हो भी जाती है, कुछ हद तक अगर गिरावट देखने को मिल भी जाती है, तो वहाँ पर वो गिरावट बहुत ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकती है। धीरे धीरे 2-4 दिन 6 दिन में मार्केट मैनेज हो जाएगी। और इस बीच में भी कई मरतबा ऐसा देखने को मिला है, स्मॉल कैप मिड कैप में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन क्या लगता है, मार्केट तो धीरे धीरे मैनेज हो ही जाती है। तो फाइनली सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, या किसी भी इंडेक्स को आप ले लें, वहाँ पर फ्यूचर में कितनी बड़ी गिरावट होगी, मार्केट कितना गिरेगा, ये
पहले इंसान नहीं बोल सकता है। ये सिचुएशन और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ गिरावट किस रीज़न के साथ हो रही है। अब इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ हम आते हैं कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में रिस्क लेना सही है या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड में। तो देखिए, मेरे ख्याल से दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, वहाँ पर स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में होता क्या है कि आप पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के स्टॉक में पैसे लगाते हैं। दूसरी बात, अगर आप स्टॉक में पैसे लगाते हैं तो वहाँ पर आपको सब कुछ खुद से समझना पड़ता है। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फ़ंड का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, स्टॉक का सिलेक्शन आपको कैसे करना है, ये चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा। उसका फंडामेंटल एनालिसिस अगर करने की ज़रूरत पड़े तो वो आपको खुद करना है। टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आपको खुद करना है। टाइम से उसको रिव्यू करते रहना है, उसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत होती है। अगर इन सारी चीज़ों को आप कर लेंगे, अगर आपके पास इतना टाइम है ये सब करने के लिए, साथ में बेस्ट नॉलेज है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट 100 to 10% सही है। फिर तो आपको स्मॉल कैप में नहीं आना चाहिए। लेकिन इनमें से अगर कुछ नहीं है, आपके पास न टाइम है, या फिर आपके पास नॉलेज है टाइम नहीं है, या फिर टाइम है नॉलेज नहीं है, इन सारे कंडीशन, इस तरह के जो भी कंडीशन हो सकते हैं, सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपको मेरे ख़्याल से स्मॉल कैप में आना चाहिए। अगर हम स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड लेना चाहें तो अब यहाँ पर स्मॉल कैप में जो मैं आने की बात कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूँ कि डायरेक्ट आप स्टॉक में जो निवेश करेंगे विदाउट जानकारी के, तो वहाँ से बेहतर है कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में उतने ज़्यादा रिस्क नहीं है जितने डायरेक्टली स्टॉक में निवेश करने में है। और म्यूचुअल फंड में आम इंसानों के लिए प्लस पॉइंट की चीज़ ये हो जाती है कि अगर किसी बंदे के पास, किसी इंसान के पास अगर समय नहीं है या फिर उसको उतनी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक फ़ंड पसंद करके जो आपके लिए बेहतर हो सके, आप इसके लिए किसी एडवाइज़र से एडवाइस भी ले सकते हैं और फिर उसके ज़रिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या नहीं तो थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी है तो आप अपने से फ़ंड का सिलेक्शन करिए, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। उसके बाद सारा सरदर्दी जो होता है वो आपके नहीं होते बल्कि फ़ंड मैनेजर के हो जाते हैं। वो किस तरीके से उसको मैनेज करना है, फ़ंड को चलाना है, कब किस टाइम पे किस स्टॉक को बाई और सेल करना है, ये उसकी ज़िम्मेदारी की काम हो जाती है। लेकिन फिर भी एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको स्टॉक का नॉलेज है, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में जाते हैं, तो यहाँ पर ये तो रिस्क रहता है कि भाई स्टॉक में पैसे अगर ख़राब होंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो म्यूचुअल फंड से बहुत बेहतर रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब ये चीज़ आपको डिसीज़न लेना है कि आप किस हिसाब से हैं, आपका अपना कंडीशन क्या है, आप किस कंडीशन में, क्या लगता है आपको नॉलेज है तो जो मैंने बताया है कि स्टॉक आपके लिए सही है, अगर नहीं है तो फिर उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। अब लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जैसे गिरावट की अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था कि स्टॉक मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट कब कब हुई थी, इसके ऊपर डिटेल से मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताया है कि किस सन में 2007 में गिरावट हुई थी, कितने % की गिरावट हुई थी, गिरावट का रीज़न क्या था, 2008 की गिरावट का रीज़न क्या था, कितना गिरा था, 2020 में गिरावट का रीज़न क्या था, कितना गिरा था। खैर वो तो आप जान रहे हैं कोविड की वजह से गिरा था, लेकिन कितना गिरा था, इन सारे डिटेल्स के ऊपर मैंने अभी इस वीडियो में बात नहीं किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे इसको लेकर, अगर दिलचस्पी दिखलाएंगे और आपका अगर कहना हुआ तो बिल्कुल हम ऐसा कुछ टाइम पीरियड लेंगे, 10 साल या 20 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और उस टाइम पीरियड के हिसाब से हम पूरा डेटा आपके सामने लेकर आएंगे कि भाई किस सन में कितनी गिरावट हुई थी, कब कब मार्केट गिरी थी। इस तरह की वीडियो ज़रूर आ सकती है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुझे कहना था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।